हाय गाइस, दिस इज़ बिट्टू मिश्रा एंड वेलकम टू विजडम मेकर्स। आज हम लोग सोर्सेज ऑफ एनर्जी सीबीएसई क्लास 10th की चैप्टर 14 का सेकेंड पार्ट स्टडी करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने कन्वेक्शनल सोर्स ऑफ एनर्जी पढ़ा था और लास्ट हमने विंडमिल तक लिमिटेशंस तक कंप्लीट किया था। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा नॉन कन्वेक्शनल सोर्स ऑफ एनर्जी, और नॉन कन्वेक्शनल सोर्स ऑफ एनर्जी को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो हमने पढ़ा था कन्वेक्शनल, जिसके बारे में लोगों को ज़्यादातर पता है और पहले वही यूज़ होता था। नॉन कन्वेक्शनल क्या हो गया, लोगों को इसके बारे में भी पता है बट ये इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी यूज़ करने की, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में एनर्जी की रिक्वायरमेंट बढ़ने लगी तो हमने क्या किया, नॉन कन्वेक्शनल सोर्स ऑफ एनर्जी को प्रेफरेंस देना स्टार्ट किया। इस ठीक है, तो हमने प्रेफरेंस देना स्टार्ट किया और इसमें अब हम पढ़ेंगे कि नॉन कन्वेक्शनल सोर्स ऑफ एनर्जी में कौन कौन से हैं। तो पहला है, देखिए, सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी का क्या है, आपने देखा होगा आजकल सोलर एनर्जी से बने हुए बहुत सारे डिवाइसेज आते हैं, टूल्स आते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या करता है, सन से हीट और लाइट लेता है और उससे एनर्जी रिलीज करता है। तो आप देखिए, आपने यहाँ पे देखा होगा तो 1.4 किलो जूल पर सेकेंड, ठीक है ना, मीटर, इतना इसको एनर्जी चाहिए काफ़ी ज़्यादा, और इसको एनर्जी मिल भी जाती है, ठीक है, जो कि सोलर कांस्टेंट के नाम से जाना जाता है। इस एनर्जी को किस नाम से जानते हैं, सोलर कांस्टेंट के नाम से जानते हैं। अब आप देखिए यहाँ पे कि सोलर एनर्जी डिवाइसेस कौन कौन से हैं जो हम अब यूज़ करते हैं घरों में। तो सोलर कुकर ये बहुत ही कम यूज़ होता है क्योंकि इसके बहुत सारे डिसएडवांटेज भी है। जिस दिन बारिश नहीं होना उस दिन खाना ही नहीं बनेगा अपने घर, तो ऐसे ही पड़ जाएंगे हम लोग सोलर कुकर की वजह से। अगला है सोलर फर्नेस होता है, सोलर सेल होता है, सोलर वाटर हीटर होता है। तो ये सब भी डिवाइसेस हैं, ठीक है, जिनसे सोलर एनर्जी का हम यूज़ करते हैं। अब आ जाइए सोलर हीटिंग डिवाइस में। देखिए, यूज़ ब्लैक पेंटेड सरफेस। अच्छा, ब्लैक पेंटेड सरफेस क्यों, क्योंकि ये हीट को और लाइट को क्या करता है, ट्रैप करता है अपने तरफ से, ठीक है, क्योंकि ब्लैक सरफेस जो है एब्जॉर्ब करता है हीट को, ठीक है ना, वाइट के कंपेयर में, इसलिए ब्लैक यूज़ किया जाता है इसमें। प्लेट यूज़ किया जाता है, ठीक है, जो कि क्या होता है, शॉर्टर वेवलेंथ का इंफ्रारेड रेडिएशन को अपने इंटर डज नॉट अलाउ टू इंटरफेयर रेडिएशन टू एग्जिट थ्रू इट, मतलब एक बार रेडिएशन को ट्रैप कर लिया और उसको बाहर नहीं जाने देगा। तो उसी से केमिकल एनर्जी रिलीज होता है और उस केमिकल एनर्जी से ही हमारा काम चलता है और हम दूसरे यूजेस में, मतलब एप्लीकेशन करते हैं उसको। अगला है ग्रीन हाउस इफेक्ट। क्या होता है, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब है कि इसी की वजह से टेम्परेचर बढ़ रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग आ रहा है। मैंने आपको बताया था बहुत सारे ऐसे गैसेज होते हैं जो हीट को ट्रैप करने का काम करते हैं। सोलर कुकर आ जाइए, पहला देखते हैं सोलर कुकर के बारे में और थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, सोलर कुकर के लिए देखते हैं। तो बॉक्स टाइप सोलर कुकर ऐसा होता है कुछ, ठीक है। इसमें एक रेक्टेंगुलर बॉक्स आप देख रहे हैं, ऐसा रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है जो कि एक प्लास्टिक या लकड़ी से बना हुआ होता है। बॉक्स को कवर करते हैं ब्लैक सीट से, एक ब्लैक कलर का सीट होता है इसके अंदर में जिसे कलर करते हैं। तो और इनर जो भी ये सरफेस होते हैं इनको ब्लैक पार्ट से पेंट किया रहता है। ये वाला सरफेस जो होता है इनको ब्लैक पार्ट से पेंट कर दिया जाता है, ठीक है, और ये हीट को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। सोलर कुकर जो होते हैं वो ग्लास प्लेट से कवर होते हैं। यहाँ पे एक ग्लास प्लेट होता है जिसको प्लेन मिरर भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक ग्लास कवर ऊपर में होता है, ठीक है। ब्लैक कंटेनर होता है, वुडन बॉक्स हो गया, और इनर में मेटालिक बॉक्स यहाँ पे लगा दिया हमने। तो इसको मिरर से क्या कर दिया जाता है, ढक दिया जाता है, ताकि ये, सॉरी, मिरर अपना ओपन रहेगा, रे ऑफ लाइट यहाँ से आएगा, रिफ्लेक्ट होने के बाद इधर जाएगा, फोकस करेगा, ठीक है। तो इससे टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा मिलेगा। और इसमें ना डब्बा होता है, छोटे छोटे ऐसे डब्बे बनाए रहते हैं, छोटे छोटे ऐसे डब्बे बनाए रहते हैं, इसमें ऐसे डब्बे बनाए रहते हैं, इसमें लाइट आती है और यहाँ पे चावल दाल ऐसे खाना वाना सब रख देते हैं और वो क्या हो जाता है, प्रिपेयर हो जाता है, ठीक है। तो इसमें इसमें क्या है, इसका एडवांटेज भी देख लेते हैं क्या क्या है, ठीक है ना। तो यूज़ एनर्जी विच इज़ अवेलेबल इन प्लेंटी, काफ़ी ज़्यादा सोलर एनर्जी अवेलेबल, आसानी से यूज़ कर लेता है, पॉल्यूशन फ्री है, ठीक है ना। लेकिन कुछ कुछ ना इसके डिसएडवांटेज भी हैं। क्या क्या है वो पहला देखिए, कैन नॉट बी यूज फॉर द फ्राइंग ऑफ बेकिंग पर्पस। लेकिन अगर आप बेकिंग के पर्पज से यूज़ कर रहे हैं ना, जैसे कुछ भी केक बेक करना हो, कुछ भी, मतलब वो नहीं हो पाएगा जल्दी। फूड कैन नॉट बी कुकड नाइट, रात में खाना कैसे बनाओगे, और जिस दिन बारिश हुआ उस दिन तो खाना बनेगा ही नहीं। अगला है डायरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टर ऑफ द सोलर हीटिंग हैज़ अ चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम। जो इसका रिफ्लेक्टर का होता है ना, उसको बार बार चेंज करना पड़ता है टाइम टू टाइम, जो रिफ्लेक्टर होता है सोलर कुकर का, ठीक है ना, नहीं तो ये अच्छे से काम नहीं करेगा। अगला है हमारा सोलर सेल। सोलर सेल क्या होता है, सोलर सेल वैसा डिवाइस है जो कि सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। जैसे आपने सोलर सेल के बारे में पढ़ा होगा, देखा होगा, बता रहे कहाँ पे देखा होगा, आपने सोलर कैलकुलेटर देखा होगा, आपने सोलर प्लेट देखा होगा, आपने अभी जो इन्वर्टर की बैटरी आती है वो भी सोलर बैटरीज आती है। सोलर प्लेट लगाओ, बैटरी चार्ज होगी और फिर उसको यूज़ करो। अगला है कि ये जो वोल्टेज है वो 0.5 से 4
और कैन प्रोड्यूस अप टू 0.7 वाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इतना तक ये प्रोड्यूस कर पाता है। ठीक है, एडवांटेज क्या क्या है, तो एक लिटिल मेंटेनेंस की ज़रूरत है, कोई भी मूविंग पार्ट नहीं है इसका, कहीं आप मूव नहीं कर सकते हैं, एक बार फिट कर दिया तो वहीं रहना है। और इसमें क्या है, कोई फोकसिंग डिवाइस नहीं है जैसे सोलर कुकर की तरह था। ठीक है, अगला है इसको रिमोट एरियाज़ में सेटअप कर सकते हैं हम, इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी है और ये पोल्यूशन का कारण नहीं बनेगा। अब देखिए इसके कुछ कुछ डिसएडवांटेज है, क्या क्या है, हाई कॉस्ट चाहिए इसको काफ़ी ज़्यादा, ठीक है ना, इफ़िशिएंट इज़ लो, उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी नहीं दे पाता, उतना ज़्यादा चार्ज नहीं कर पाता, इंस्टॉलेशन जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा हाई है। ठीक है, मेंटेनेंस भी हाई है इसका। सोलर सेल क्या होता है, सोलर सेल आपने देखा हो कैलकुलेटर और वाचेज में सोलर सेल लगता है, वो सोलर प्लेट लगते हैं, उससे रे ऑफ लाइट से वो जो केमिकल रिएक्शन के थ्रू जो होता है ना, वो सेल जो है हमारा उसके अंदर की बैटरी वो चार्ज हो जाती है और उससे यूज़ कर सकते हैं। आर्टिफिशियल सेटेलाइट बनाए जाते हैं। आपने ये भी देखा होगा, चंद्रयान 2 की बात की होगी, चंद्रयान 2 में आपने देखा होगा, एक कहानी भी सुनी होगी, या जो भी हम सेटेलाइट के लिए भेजते हैं ना, रोवर या एक रोवर बोलते हैं, मतलब एक रोबोटिक वो व्हीकल होता है छोटा सा, उसको भेजते हैं हम, तो उसमें हमेशा सोलर फर्नेस यूज़ करते हैं, उसमें हमेशा सोलर सेल यूज़ करते हैं ताकि वो सन से लाइट एनर्जी गेन करे, सनलाइट गेन करे और वहाँ से वो उसकी जो सेल है वो रिचार्ज होते रहे और वो अपना काम करते रहे। ठीक है, इसके बाद है इट इज़ यूज्ड इन द रेडियो और वायरलेस ट्रांसमिशन में भी यूज़ करते हैं। ठीक है, अगला आते हैं सोलर पैनल। सोलर पैनल क्या होता है इसको समझते हैं। ठीक है, देखिए अ लार्ज नंबर ऑफ सोलर सेल कनेक्टेड विच ईच अदर एनी सोलर पैनल, देखिए बहुत सारे ना छोटे छोटे सेल होते हैं ऐसे। ठीक है, तो इनको एक कनेक्ट किया जाता है ऐसे करके, ठीक है ना, और इसी को बोलते हैं एक सोलर पैनल के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो क्या होता है इसमें सिलिकॉन का प्लेट लगा होता है, क्या चीज़ का, ये जो भी प्लेट होते हैं, मान लीजिए आपने ऐसे देखा होगा, ऐसे 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 कॉम्बाइन किए हुए बने रहते हैं, तो इसमें सिलिकॉन के प्लेट लगे होते हैं। ठीक है, क्योंकि सिलिकॉन जो है इंटर कनेक्शन होता है सेल्स का, सिलिकॉन जो है एक दूसरे को जोड़ने का काम करते हैं ऐसे। ठीक है ना, इसीलिए अगला हम देखते हैं एनर्जी फ्रॉम द सी और द ओशियन। सी और ओशियन से कैसी एनर्जी मिलती है हमें। ठीक है, तो हमें मिलता है एनर्जी फ्रॉम द सी टाइडल एनर्जी और ओशियन थर्मल एनर्जी, ये 3 एनर्जी मिलते हैं और इनके बारे में पढ़ते हैं। पहला है हमारा एनर्जी फ्रॉम द सी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, वेव्स जनरेट होते हैं, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विंड्स चलती है और जिसकी वजह से सी में, ठीक है, वेव्स जनरेट होते हैं और उससे एनर्जी हम रिलीज करते हैं। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस मूविंग वाटर रोटेट्स द टरबाइन, टरबाइन फिट करते हैं और वो जो ऐसे होगी, मतलब ऐसे ऐसे मूव कर रहा है वेव और हमने यहाँ पे टरबाइन फिट किया हुआ है, तो ये टरबाइन क्या करेगा, रोटेट करेगा ऐसे ऐसे। ठीक है, तो यहाँ से डायनेमो हमने लगा दिया और इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन हो जाएगा। अगला देखिए, व्हेन अ स्ट्रॉन्ग विंड स्टॉप, जब भी ये हवा रुक जाती है, थोड़ी कम हो जाती है, तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगला आ जाइए, टाइडल एनर्जी के बारे में देखते हैं। टाइडल एनर्जी सेकंड है हमारा। टाइडल एनर्जी क्या होता है, पोजेस बाय वाटर ड्यूरिंग टाइड्स, जब टाइड आते हैं, बहुत ज़्यादा टाइड आते हैं, ठीक है ना, आपने देखा होगा काफ़ी ऐसे 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 टाइड आते रहते हैं। टाइड आर काउज ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्टेड बाय मून ऑन द वाटर ऑन द सी। ये क्वेश्चन ध्यान में रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टाइड क्यों आते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है मून का, ठीक है ना, ओशियन पे, अर्थ पे, ओशियन पे, इस वजह से टाइड आते हैं। तो ये एक प्रकार का जो है कंस्ट्रक्टिव डैम बना देते हैं। ठीक है, जहाँ पे टाइड का नैरो ओपनिंग होता है वहाँ पे डैम बना देते हैं और वहाँ पे टरबाइन फिक्स करके उसको रोटेट कराते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होता है। नेक्स्ट वन इज द ओशियन थर्मल एनर्जी। ओशियन से नाम ही है, ओशियन में ही होगा और कहीं होगा क्या, नहीं होगा। ठीक है, इसका नाम ही ओशियन थर्मल एनर्जी। चलिए इसके बारे में देखते हैं। तो पावर प्लांट यूज फॉर, अच्छा ये ओशियन थर्मल एनर्जी क्या होता है, तो ओशियन थर्मल एनर्जी का काम ही है कि जो ओशियन से जो हीट थर्मल का मतलब हीट, ओशियन से हीट निकलेगी। मान लो ये ओशियन है हमारा, तो इधर से हीट निकलेगी ना इसके कोर से, इस हीट को ना एक पाइपलाइन के थ्रू लाकर और एक टरबाइन पे रोटेट कराते हैं इसके फ़ैन को, और जब ये फ़ैन रोटेट करेगा तो सीधी सी बात है कि डायनेमो में करंट जाएगा और वो इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस कर देगा। टेम्परेचर कितना चाहिए, तो टेम्परेचर चाहिए इसको 2 किलोमीटर, ठीक है, डेप्थ तक, 2 किलोमीटर डेप्थ तक जाना पड़ेगा, तब इसको टेम्परेचर इतना मिलेगा और या इससे ज़्यादा का चाहिए। ठीक है, वार्म सरफेस वाटर जो है वो उसको यूज़ करते हैं अमोनिया को बॉयल करने के लिए। ठीक है, एक अमोनिया लिक्विड के फॉर्म में होता है नीचे में ओशियन में, तो गर्म पानी जो होती है, गर्म जो वार्म वाटर होता है वो अमोनिया को बॉयल करता है और उसी से हीट निकलता है, यही हीट से टरबाइन रोटेट करता है। ठीक है, ये बात यहाँ लिखी हुई है। फिर कोल्ड वाटर जो होता है ना, वो क्या करता है कि उसको वेपर के रूप में बदलता है। मान लीजिए
मान लीजिए आपका जो है, अभी बताते कैसे करना है। देखिए ये आपका हो गया ओशियन, ठीक है ना, ये आपका ओशियन हो गया ऐसे। तो यहाँ पे एमोनिया मान लीजिए है बहुत सारा कंटेंट में, ठीक है ना, इसके डिप में। तो एमोनिया को ना हम ना गर्म पानी से क्या किए, थोड़ा सा बॉयल किया है, मतलब कि कहीं ना कहीं यहाँ से हीट निकलेगा और यहाँ से ठंडा पानी दे रहे हैं, तो ये हीट को क्या कर देगा, स्टीम में चेंज करेगा और यही स्टीम बाहर आएगा। और यहाँ पे एक फ़ैन लगाया हुआ है हमने, ठीक है ना, ये फ़ैन को रोटेट कराएगा और डायनेमो में करंट जाएगा और डायनेमो से इलेक्ट्रिक करंट हमारा क्या हो गया, प्रोड्यूस हो गया। अगला है जियोथर्मल। जियो का मतलब ही है कि जो अर्थ के अंदर हीट है, आपने पढ़ा होगा क्रस्ट मेंटल कोर, क्रस्ट मेंटल कोर, यहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट है, यहाँ भी हीट है, यहाँ से हीट को बाहर निकालना है, ठीक है ना, क्योंकि मिनरल्स जो है वो मोल्टेन फॉर्म में है और वहाँ बहुत ज़्यादा हीट है। तो इस हीट को बाहर निकालना और इसी को यूज़ करना है इलेक्ट्रिसिटी रिप्रेजेंटेशन में। तो एनर्जी स्टोर्ड एज अ हीट इनसाइड द अर्थ। तो देखिए हीट के फॉर्म में एनर्जी स्टोर्ड है, ठीक है। स्टीम जो होता है अंडरग्राउंड वाटर का, उसको हम बाहर निकालते हैं पाइपलाइन के थ्रू ड्रिल करके, ठीक है। अच्छे से ड्रिल करना पड़ता है, बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, इसमें काफ़ी ज़्यादा हाई प्रेशर होता है और उसे टरबाइन को रोटेट कराते हैं तो जनरेटर पे जाता है और इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन हो जाता है। चलिए अगला देखिए, न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी क्या है, तो न्यूक्लियस ऑफ एन एटम से जो एनर्जी रिलीज की जाए। बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके न्यूक्लियर में बहुत ज़्यादा हीट होता है, उसको बमबार्डी कराते हैं, उसको तोड़ते हैं और तोड़ने से हीट निकलता है, उस हीट का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये दो टाइप के होते हैं और यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है। पहला न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है ना, ध्यान रखना है। ये क्या होता है, हैवी एटम्स, यूरेनियम, याद है 235 की बात की थी, जब बमबार्ड करते हैं लो एनर्जी न्यूट्रॉन्स स्प्लिट, मतलब इधर यूरेनियम है, इधर कंटेनर, और इलेक्ट्रॉन से इसका रिएक्शन होता है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन से इसका क्या होता है, रिएक्शंस होता है, तो ये काफ़ी ज़्यादा हीट निकलता है, ठीक है, इनटू लाइटर न्यूक्लियाई। तो देखिए ये जब इससे रिप्रेजेंट करेगा तो छोटे छोटे पार्ट्स में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा और हर एक पार्ट काफ़ी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। फ्यूज़न में क्या होता है, फ्यूज़न में थोड़ी सी अलग बात होती है। फ्यूज़न में क्या होता है, थोड़ा सा अलग बात होता है। जब छोटे छोटे जो ये सब न्यूक्लियाई हैं ना, ये छोटे छोटे बहुत सारे न्यूक्लियाई हैं, इन न्यूक्लियाई को हम जोड़ देते हैं, इनको ऐड कर देते हैं हैवीएस्ट न्यूक्लियाई से, ठीक है। तो फिर क्या हो जाते हैं, एक बड़ा न्यूक्लियाई बन जाएंगे, ठीक है ना, बड़ा न्यूक्लियाई बन जाएंगे और इसमें भी हीट रिलीज होता है। तो इससे भी, इसकी जो हीट है इससे भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में काम आता है। चलिए अगला देखिए, न्यूक्लियर फ्यूजन जो है एक प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें न्यूक्लियर रिएक्टर का यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। दूसरा, मेजर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स आपसे पूछे जाएंगे, हमेशा पूछे जाते हैं कहाँ कहाँ पे हैं, तो ये ध्यान रखना। और यही नहीं, आपके ज्योग्राफी सेक्शन में तो इससे ग्राफ भी पूछे जाते हैं कि कहाँ कहाँ पे लोकेटेड है, तारापुर, राणा प्रताप सागर एंड कलपक्कम, ये ध्यान रखने वाली बात है। चलिए एडवांटेज देखते हैं न्यूक्लियर एनर्जी का और डिसएडवांटेज भी पूछे जाते हैं। तो एडवांटेज क्या है कि काफ़ी ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होता है। दूसरा, न्यूक्लियस पावर प्लांट में न्यूक्लियर जो है, एक बार अगर उसको तोड़ दिया हमने तो काफ़ी लंबा पीरियड भी लगता है, ठीक है ना, एनर्जी को रिलीज़ होने में, अचानक नहीं रिलीज हो जाएगा, ठीक है। दूसरा डिसएडवांटेज क्या क्या है, हाई कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन है, और दूसरा एनवायरनमेंट को इससे थोड़ा बहुत नुकसान भी है, इसलिए इसका डिस्पोजल प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कहीं भी ले जाकर फेंक देते, नहीं, इसको काफ़ी ज़्यादा डंप किया जाता है और ख़ासकर ओशियन में इसको डंप किया जाता है, क्योंकि अगर एक भी पार्टिकल इसको छोटा सा बच गया ना तो वो भूकंप ला सकता है आने वाले 20 से 25 सालों में। तो इसीलिए 20 से 25 सालों में आने वालों में वो भूकंप का एक रूप ले लेगा, इसीलिए इसको समुद्र में बरीड किया जाता है, अच्छी तरीके से हाई गड्ढा करके, डिप करके, उसको ड्रिल करके और उसको बरी किया जाता है, ठीक है, ताकि ये अच्छे से डिफ्यूज हो पाए और एक अच्छे से कंटेनर में रखा जाता है जिससे ये ऑक्सीजन से रिएक्ट ना करे। हाउ लॉन्ग विल एनर्जी लास्ट लॉन्ग, कहने का मतलब ये है हमारा लास्ट टॉपिक कि अगर हम ऐसे यूज़ करते रहे ना तो एनर्जी कब तक चलेगा, कुछ कभी ना कभी ये ख़त्म हो जाएगा। तो इसीलिए बोल रहा है कि कंटिन्यूअस यूज़ कर रहे हैं नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का, तो ये हमारे लिए बहुत ही एक चिंता का विषय है, कभी ना कभी ये क्या हो जाएगा, कम्प्लीटली ख़त्म होने की कगार पे आ जाएगा। इसीलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी को क्या करना चाहिए, यूज़ करना चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल है कि सन जो है वो कभी ख़त्म ही नहीं होगा, उसको काफ़ी यूज़ करें, तो इसीलिए जो सोलर एनर्जी है ना,
सोलर एनर्जी को काफ़ी ज़्यादा यूज़ करिए। फिर से आपका जो वाटर एनर्जी है, वाटर से जो एनर्जी मिलती है, मतलब जिसको हाइड्रो बोलते हैं, इसको यूज़ किया करिए। उसके बाद एयर है, इसको यूज़ किया करिए, इससे कोई खतरा नहीं है। जियो थर्मल है, इसको यूज़ करेंगे। ओशियन यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये सब जितने भी एनर्जी है, ऐसे बहुत सारे एनर्जी हैं, इनको यूज़ करने से हमारे इन्वायरमेंट को खतरा भी नहीं है और एनर्जी भी काफ़ी लंबे समय तक चलेगी। तो डियर गाइस, यहाँ तक आपका क्या हो गया, यहाँ पे आपका होता है ये सेशन कंप्लीट। अगले सेशन में मिलेंगे जो कि होगा पार्ट 3। उसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के साथ मिलेंगे, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कैसे उनके आंसर्स लिखने होंगे। तब तक के लिए बने रहिए विजडम मेकर्स पे और अच्छे से प्रिपेयर करते रहिए। चलिए, धन्यवाद।